माइकल क्रिक्सन की दी ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1855 की ट्रेन चोरी पर आधारित है, जिसमें क्रीमिया युद्ध में सैनिकों के लिए भुगतान के रूप में इंग्लैंड से फ्रांस जाने वाले सोने की मात्रा की चोरी शामिल है। अपनी परिचय में क्रिक्सन ने पुष्टि की कि उनका विषय उसी नाम की ऐतिहासिक डकैती पर है जिसे समकालीन लोगों द्वारा द क्राइम ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। क्रिक्सन ने ऐतिहासिक अपराध के परिदृश्य का वर्णन एक ऐसे रूप में किया है जिसमें अभूतपूर्व शहरीकरण और औद्योगिकरण देखा गया। 1800 और 1850 के बीच इंग्लैंड की आबादी दो गुनी हो गई थी और 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे के उद्घाटन ने लोगों को यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। क्रिक्सन विशेष रूप से मध्य शताब्दी के इंग्लैंड की बढ़ी हुई संपत्ति, अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बेहतर रहने की स्थिति की परिस्थितियों में रुचि रखते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिनका परिणाम अपराध का एक उप संस्कृतिकरण था जो उनके मुख्य नायक द्वारा दर्शाया गया था, जिन्होंने लंदन और पेरिस के बीच 12,000 पाउंड का सोना चुराया था, जो आज के जमाने में 10 करोड़ रुपए के बराबर है। घटनाओं के क्रिक्सन के काल्पनिक संस्करण में शामिल ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर यह चरित्र शामिल हैं, जैसे एडवर्ड पियर्स जो कि विलियम पियर्स पर आधारित है, वो अपराधियों का संगठन है। रॉबर्ट आगर जो कि एडवर्ड आगर पर आधारित है। चुलबुली, मिस मिरियम, कैबी बार्लो और स्नेकमैन जो कि क्लीन विली हैं। 1854 के मध्य में एक रहस्यमयी पृष्ठभूमि और आकर्षक दिखने वाले सज्जन एक आदमी को ट्रेन के गार्ड से लड़ते हुए देखते हैं, जब उसे ट्रेन से फेंक दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। शुरुआती अध्यायों से पता चलता है कि यह दर्शक एडवर्ड पियर्स है और पियर्स भी ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वह इसके बारे में बहुत चालाक तरीके से योजना बना रहे हैं। इसके तुरंत बाद पियर्स के सहयोगियों को पेश किया गया। रॉबर्ट एगर पियर्स से थोड़े छोटे हैं और सेकंड इन कमांड हैं। इसके अलावा बैंक प्रबंधक हेनरी फाउलर एक बहुत बड़ी बाधा होंगे। पियर्स की पृष्ठभूमि रहस्यमय है, लेकिन आगर का जीवन एक माचिस की तिल्ली और अवैध स्क्रूमैन जो चाबियों की नकल करने और तिजोरियों को तोड़ने में विशेषज्ञ रखता है, उसके रूप में बीता है। क्रिक्सन लंदन ट्रेनों के प्रभावशाली पैमाने और परिष्कृत नेटवर्क का वर्णन भी करते हैं। आगर और पियर्स एक अनुभवी अपराधी क्लीन विली की मदद लेने पर चर्चा करते हैं, जो रेलवे स्टेशन के कार्यालय में घुस सकता है और कैबिनेट को अनलॉक कर सकता है, जिसे आगर बाद में चाबियों की नकल करने के लिए एक्सेस करेगा। हालांकि यह पता चलता है कि विली अभी जेल में है। पियर्स द्वारा आवश्यक 4 चाबियों में से 2 ट्रेन पर्यवेक्षक के कार्यालय में है, एक हेनरी फाउलर के गले में है और दूसरी बैंक के अध्यक्ष श्री टेंट के कब्जे में है। उसी समय पियर्स और आगर रेलवे स्टेशन पर दाव लगा रहे हैं। पियर्स मिस्टर ट्रेंट को देख रहे हैं। पियर्स को यह जानने की जरूरत है कि ट्रेंट अपनी चाबी कहाँ रखते हैं। ट्रेंट के कर्मचारियों से दोस्ती करने के बाद वे फैसला करते हैं कि ट्रेंट काम पर चाबी नहीं रखते हैं। हालांकि पियर्स आसानी से ट्रेंट के घर में घुसकर उसकी तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं जहां एक चाबी छिपी हो सकती है। इस कारण से पियर्स ट्रेंट से दोस्ती करने का एक तरीका खोजते हैं और अंत में उसके साथ एक ऐसे खेल में बंध जाते हैं जिसमें कुत्तों को चूहों को जल्दी से मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रेंट ने पियर्स को अपनी अविवाहित बेटी एलिजाबेथ से मिलवाया। जैसा कि पियर्स एलिजाबेथ के पीछे भागने का दिखावा करते हैं, वे चाबी के बारे में जानकारी खोजना जारी रखते हैं और अंत में जानते हैं कि इसे वाइन सेलर में रखा गया है। पियर्स और आगर एक रात ट्रेंट के घर में घुस जाते हैं और चाबी के लिए वाइन सेलर की तलाशी लेते हैं। तब वे अंत में इसे पा लेते हैं। आगर इसकी सावधानी पूर्वक प्रतिलिपि बनाते हैं और छोड़ देते हैं। थोड़े समय बाद पियर्स ने मिस्टर फाउलर को एक वेश्या के साथ मिला दिया, जिसके बारे में फाउलर मानते हैं कि वह उसे एक यौन रोग से ठीक कर देगी, जबकि फाउलर लड़की के साथ है। आगर उसकी चाबी की एक प्रति भी बनाता है। थोड़े समय बाद पियर्स क्लीन विली को जेल से बाहर निकालने में मदद भी करते हैं, क्योंकि उसकी छोटी काया और कुख्यात कौशल उसे इस चोरी के लिए सही उम्मीदवार बनाता है। पियर्स एक पब्लिक एग्जीक्यूशन के अवसर का उपयोग विली को बचाने के लिए करता है। विली वास्तव में
मॉम की प्रतियां बनाने के लिए आगर को रेलवे स्टेशन में घुसने में मदद करता है। हालांकि जब विली ने अपनी भूमिका के लिए और पैसे मांगे और पीएस ने मना कर दिया तो विली पुलिस के पास चला गया, यह महसूस करते हुए कि विली ने धोखा दे दिया है। पीएस ने पुलिस को आश्वस्त करते हैं कि जिस डकैती के लिए विली ने उन्हें इतला दिया है वह वास्तव में एक झूठ है। पीएस के पास बार्लो है, उसका वफादार कैबी उसकी धोखाधड़ी के लिए एक बोर्डिंग हाउस में विली का गला घोट देता है। टीम को विफल करने के लिए एक आखिरी मुद्दा है। अब पीएस, आगर, मिस मरियम, बार्लो और बर्गिस, जो कि ट्रेन के एक बैगेज वैन का गार्ड होता है जिसे पीएस ने खरीद लिया होता है, वो ही बैरेज वैन अब बाहर से बंद होती है। तो सवाल आता है कि अब अंदर कैसे घुसे। अपनी योजना में इस पॉइंट पर पटरी से नहीं उतरने के लिए पीएस ने जोर देकर कहा आगर को एक ताबूत के अंदर ट्रेन की बैगेज वैन में तस्करी करने का काम करे। जब ट्रेन चल रही होती है, पीएस एक रस्सी को नीचे आगर तक गिरा देता है। सोने को पुनः प्राप्त करने में पीएस चलती ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। पीएस को डर है कि जब फाउलर उसे वापस ट्रेन के कैबिन के अंदर देखेगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वैसे सोना ट्रेन के मार्ग पर एक निर्धारित स्थान पर जमा कर दिया जाता है। हालांकि अपनी स्थिति के कारण फाउलर संदेहास्पद रहता है। जैसे ही पीएस ट्रेन स्टेशन पर उतरता है, वे मृतक आगर की कथित बहन से जुड़ जाता है। बार्लो से कई घंटे बाद पिक कर लेता है। चोरी के बाद फ्रांसीसी और ब्रिटिश अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। गार्ड बर्गिस को पकड़ लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि उस पर मुकदमा चलाया जा सके, वह और उसका परिवार बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। लगभग एक साल बाद 1856 में एलिस नेल्सन को एक शराबी व्यक्ति की जेब काटने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया जाता है, जो कि रॉबर्ट आगर की मालकिन निकलती हैं, जिसे हाल ही में नकली पैसे बनाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। आगर की आय से वंचित नेल्सन ने जेब काटने का काम शुरू कर दिया। दबाव में वह अधिकारी को बताती हैं कि ट्रेन डकैती में आगर की संलिप्तता के बारे में क्या जानती हैं। मिस्टर हेरनबी आगर से पूछताछ करता है, जो उसे पीएस तक ले जाता है। पीएस एक मितभाषी गवाही देता है और अदालत कक्ष से बाहर निकलते समय भाग जाता है। यह बताया गया है कि पीएस, मिस मरियम और बार्लो पेरिस बाद में न्यूयॉर्क में रहते थे और लूट का पैसा कभी बरामद नहीं हुआ। क्रिस्टन ने इस उपन्यास को समकालीन समाचार रिपोर्टरों से इकट्ठा किया और 1978 में एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन भी किया। विक्टोरियन समाज के लोकाचार का उनका कठोर प्रदर्शन द ग्रेट ट्रेन रॉबरी को ऐतिहासिक कथाओं का एक उत्कृष्ट टुकड़ा बनाता है।